बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक नदी थी जो गांव के सभी लोगों को साफ और अच्छा पानी दिया करती थी, जिस वजह से गांव के सभी लोगों को पानी की कोई परेशानी नहीं थी। उनका जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन पूरे महीने में एक दिन ऐसा होता था जिस वजह से पूरे गांव को एक बूंद भी पानी नहीं मिलता था, क्योंकि वह नदी उस दिन पूरी तरह से लाल हो जाया करती थी और गांव का एक भी इंसान उस नदी से उस दिन पानी नहीं लेता था। इसलिए सभी लोग वह दिन आने से पहले पहले अपने घर में पानी ज्यादा भर लिया करते थे। सरिता बहन, कपड़े धो रही हो क्या? तुम्हें पानी भरने नहीं जाना? तुम भूल गई, कल हमारे गांव की नदी हमें पानी नहीं देगी क्योंकि वह पूरी तरह से लाल हो जाएगी। सोच लो, अगर अभी पानी भरा नहीं तो कल प्यासे ही मर जाओगी, क्योंकि जो तुम्हारे घर में पानी था उससे तो तुमने कपड़े धो लिए। जानकी बहन, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल गई थी कि आज हमें कल के लिए पानी भर के रखना है। चलिए पानी भर के लेकर आते हैं। पता नहीं क्या मुसीबत है, पूरे महीने तो हमारी नदी हमें अच्छा और साफ पानी देती है और महीने के लास्ट में आकर लाल हो जाती है। ऐसी लाल नदी तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखी है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि नदी भी लाल हो जाती है। पता नहीं इस लाल नदी का भी क्या रहस्य है। ऐसा कहकर गांव की औरतें उस नदी से पानी भरने चली जाती हैं, लेकिन आज तक किसी को इस बारे में पता ही नहीं चला कि उनकी यह नदी महीने के लास्ट में लाल रंग की क्यों हो जाती है। यह एक राज बन चुका था। हर कोई यह जानना चाहता था आखिर यह नदी लाल क्यों हो जाती है। इसी गांव में काजल नाम की एक अनाथ लड़की रहा करती थी, जो बहुत ही बुद्धिमान थी और बहुत ही ज्यादा समझदार थी। वह भी अपने दोस्तों के साथ पानी भरने जा रही थी। तभी वह अपनी दोस्त से कहती है, सुनैना, मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। सुबह से लेकर शाम तक पानी भरते भरते आखिर कैसे पता चलेगा कि यह नदी लाल क्यों हो जाती है? हमें पता तो लगाना चाहिए। मगर यार काजल, कितने वर्ष हो गए, आज तक हमारे बड़े पता नहीं लगा पाए कि हमारी ये नदी अचानक लाल क्यों हो जाती है। वह सब पानी क्यों नहीं देती? तो हम तो बच्चे हैं, कैसे पता लगा सकते हैं? हमें पता नहीं लगा सकते, ये तो बेकार की बात है। वैसे तू सही कह रही है, मेरी तो कमर ही अकड़ गई पानी भरते भरते। सुनैना, जरूरी तो नहीं जो काम हमारे बड़े नहीं कर पाए वो काम छोटे भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते हैं, इस बार पानी भरकर घर रखकर आ जाते हैं और तुम घर पर किसी को भी कुछ मत बताना। हम कहाँ पर जा रहे हैं। रात भर हम नदी से कुछ दूर बैठकर यह पता लगाएंगे कि अचानक हमारी नदी लाल क्यों हो जाती है। हो सकता है कि हमें कुछ पता चल जाए। यह तो तू ठीक कह रही है। चल पानी भरकर रखकर आ जाते हैं, उसके बाद पता लगाते हैं। इस तरह से काजल नदी का राज जानने के लिए प्लान बना लेती है और दोनों दोस्त जल्दी जल्दी घर का सारा पानी भरती हैं और उसके बाद रात हो जाने के बाद घर से छुपकर नदी से दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। बहुत समय हो जाता है लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि सुबह को अचानक उनकी नदी लाल क्यों हो जाती है। तभी किसी के रोने की आवाज आती है। काजल और सुनैना उस आवाज का पीछा करते हैं तो नदी के पीछे एक गुफा थी, जहाँ पर एक जादूगरनी ने 3 सुंदर परियों को बांध रखा था और वह परियां उस जादूगरनी के सामने गिड़गिड़ा रही थी। दुष्ट जादूगरनी, हमें छोड़ दे। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है तो हमारी बलि क्यों चढ़ाना चाहती है? हम तो पृथ्वी के सुंदर सुंदर नजारे देखने आए थे और तूने हमें अपना बंदी बना लिया और तू हमें मारना चाहती है। छोड़ दे जादूगरनी, हमें छोड़ दे। हम परीलोक वापस जाना चाहते हैं। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं तो सोच रही थी इस महीने मुझे परियों का खून नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा मुझे महीना खत्म होने से पहले पहले परियों की बलि चढ़ाने के लिए मिल ही जाती है। पिछले महीने मैंने तुमसे भी ज्यादा सुंदर 4 परियों की बलि चढ़ाकर उनका खून गांव की नदी में डाला था और इस बार तुम्हारा खून डालूंगी। जिस वजह से वह नदी पूरी तरह से तुम्हारे खून से लाल हो जाएगी। बस कुछ समय और उसके बाद मुझे मेरे मकसद से कोई नहीं भटका सकता। वह नदी पूरी तरह से जादुई लाल नदी बन जाएगी और वह मेरी गुलाम होगी। मैं उससे जो चाहूंगी वह करवा सकती हूँ। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता।
दुष्ट जादूगरनी, तो अपने फायदे के लिए ये भी नहीं सोच रही कि तूने न जाने अब तक कितनी मासूम परियों की जान ले ली और अब हमारी जान लेने वाली है। उसके बाद तो जादुई लाल नदी बनाएगी। अगर तू उसे पूरी तरह से जादुई लाल नदी बना देगी तो गांव वाले पानी कहाँ से पिएंगे? उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। पानी के बिना जानवर, इंसान, पेड़ पौधे कैसे जीवित रहेंगे? मैंने किसी की जिंदगी का ठेका नहीं लिया। मेरी बला से मरते हैं तो मर जाएं। 2 साल हो गए उस नदी को परियों की बलि देते देते। 1 महीना और उसके बाद जादुई लाल नदी मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाएगी। और अब तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझे तपस्या करनी है। उसके बाद मुझे तुम्हारी बलि चढ़ाकर तुम्हारा खून उस नदी को देना है। अब तक वह नदी आधी मेरे वश में हो चुकी है। तपस्या करते वक्त मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखना। जादूगरनी और परियों की बातें सुनकर काजल और सुनैना को पता चल जाता है कि उनकी नदी अचानक से लाल क्यों हो जाती है। सुनैना, यह जादूगरनी तो बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। इन मासूम परियों की जान नहीं जानी चाहिए। इनकी जान के साथ साथ हमें अपनी नदी को भी बचाना है। बेचारे मुसीबत में है। यह दुष्ट बुरी जादूगरनी उसे अपने वश में करना चाहती है। क्या काजल, तुमने सुना नहीं? कल से यह नदी पूरी तरह से जादुई लाल नदी बन जाएगी और हमें पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। हम बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। एक दिन हमें पानी नहीं मिलता तो हम कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सोचो, जब हमें पूरे महीने, पूरे साल, पूरी जिंदगी पानी नहीं मिलेगा तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? हमारे पेड़ पौधे, भेड़ बकरी हम कैसे करेंगे? जादूगरनी को कैसे भी करके रोकना होगा, मगर कैसे रोकेंगे हम इसे? सुनैना, मेरे पास एक प्लान है। ध्यान से सुनो। यह जादूगरनी हमारी नदी को जादुई लाल नदी तभी बना सकती है जब इन तीनों परियों का खून वह नदी के अंदर डालेगी। अगर हम ऐसा करने से इस जादूगरनी को रोक लें तो यह अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें इस जादूगरनी की तपस्या में बाधा डालनी होगी। परियों को सही सलामत बाहर निकालना होगा। मैं छुपकर गुफा के अंदर जाऊंगी और उस दुष्ट जादूगरनी के ऊपर हमला करूंगी। तभी मेरे पीछे आना और परियों की रस्सी खोल देना। ठीक है? ये काम ठीक तरह से होना चाहिए। इस तरह से काजल और सुनैना उस जादूगरनी को उन परियों की बलि चढ़ाने से रोकने के लिए एक प्लान बना लेती हैं। काजल छुपकर गुफा के अंदर जाती है। वहीं दूसरी तरफ वह जादूगरनी तपस्या कर रही थी। तभी काजल पीछे से एक डंडा लेकर आती है और उस जादूगरनी की इतनी ज्यादा पिटाई करती है कि वह कुछ समय के लिए बेहोश हो जाती है। तभी पीछे से सुनैना आती है और उन तीनों परियों की रस्सियां खोल देती है। परिया और सुनैना उस गुफा से तुरंत बाहर निकल आ जाती हैं। लेकिन काजल उस गुफा के अंदर फंस जाती है और तभी जादूगरनी को होश आ जाता है और वह अपनी जादुई छड़ी से काजल को बांध देती है और उसे अग्नि के ऊपर उल्टा लटका देती है और उससे कहती है, तो मामूली सी लड़की मुझे हराना ही थी, मुझे मारना ही थी। तूने क्या सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार देगी? तूने उन परियों को तो बचा लिया लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाएगी। तूने मेरी तपस्या में बाधा डाला है। तूने उन परियों को मेरी कैद से निकाला है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तू मरेगी, जरूर मरेगी। दुष्ट जादूगरनी इतनी क्यों छटपटा रही है? तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, इसलिए तुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे मारना चाहती है, मार दे। मैं मरने से डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझे तेरे नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तू हमारी पवित्र नदी को जादुई लाल नदी बनाना चाहती है, उसे अपने वश में करना चाहती है, हम सभी गांव वालों को प्यासा मारना चाहती है। दुष्ट जादूगरनी, तू खुद को शक्तिशाली बनाने के चक्कर में ये भी नहीं सोचा कि न जाने आज तक तूने कितनी मासूम परियों की बलि चढ़ाई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने एक मामूली सी लड़की ने तुझे तेरे मकसद में कामयाब होने से रोक दिया। काजल इस तरह सीना ठोकर उस जादूगरनी से बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ तीनों परियां काजल के लिए परेशान होती हैं और वह सुनैना के साथ गांव में जाती हैं और सभी गांव वासियों को इकट्ठा करती हैं। अरे सुनैना बिटिया, तुम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? तुम सबको क्यों इकट्ठा कर रही हो? अब हमारे गांव पर क्या मुसीबत आ गई? सरिता आंटी, क्या आपको नहीं जानना हमारी नदी का राज? आखिर वह महीने के लास्ट में लाल क्यों हो जाती है? अगर जानना है तो चौक पर आ जाइए। काजल की जान खतरे में है। उसने अपनी जान खतरे में डालकर हमारे गांव और नदी को बचाना चाहा। अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। समय बर्बाद मत करो। विनीता, कमला, जमुना आंटी सबको बुलाकर लेकर आ जाओ। गांव का बच्चा नदी का राज जानना चाहता था, इसलिए सभी लोग तुरंत चौक पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी तीनों परियां गांव वालों से कहती हैं,
तुम्हारी गांव की एक लड़की काजल बहुत ही ज्यादा समझदार और बुद्धिमान है। तुम में से किसी ने भी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की आखिर तुम्हारी नदी जो पूरे महीने साफ और अच्छा पानी देती है, सिर्फ एक ही दिन क्यों लाल रहती है। उस दिन वह अच्छा पानी क्यों नहीं देती। अगर तुम पहले से पता लगाने की कोशिश करते तो वह जादूगरनी इतनी आगे नहीं बढ़ती, अब तक इतनी परियों की जान नहीं लेती। जादूगरनी परियों की जान नहीं लेती, तुम क्या कह रही हो? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, परियों की जान। वह दुष्ट जादूगरनी परीलोक से आने वाली परियों को अपना बंदी बना लेती है और तपस्या करके उन परियों की बलि चढ़ाती है और उनका खून तुम्हारी नदी में डाल देती है, जिस वजह से पूरे दिन वह लाल रहती है। उसके बाद वह नदी का लाल पानी अपने साथ ले जाती है और अपने शैतान बाबा को चढ़ाती है। ये आखिरी महीना था। इसके बाद वह तुम्हारी नदी को हमेशा हमेशा के लिए जादू लाल नदी बना देती और तुम्हें पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिलता, तुम प्यासे मर जाते। लेकिन तुम्हारे गांव की एक लड़की ने यह राज जानना चाहा और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें उस दुष्ट जादूगरनी की कैद से भी बचाया। लेकिन बेचारी खुद फंस गई। अब हमें उसकी मदद करनी है। उस दुष्ट जादूगरनी को हमेशा हमेशा के लिए मारना है। क्या तुम सभी लोग हमारी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम अपने गांव की बच्ची को भी बचाएंगे और अपनी गांव की नदी को भी। हम उस दुष्ट जादूगरनी को हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम अपनी गांव की बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा? हम क्या कर सकते हैं? हम तीनों परियां इतनी ज्यादा शक्तिशाली हैं कि उस जादूगरनी को खत्म कर दे। लेकिन हमारी जादू छड़ी उस जादूगरनी के पास है। हम जादू शक्तियों से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक साथ उस गुफा के पास जाना है और उस जादूगरनी को एक साथ मारना है। ध्यान रहे, काजल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तीनों परियों की बात मानकर गांव वाले उनके साथ गुफा के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर गुफा के चारों तरफ आग लगा देते हैं। और गांव की एक बूढ़ी औरत गुफा के अंदर जाने की हिम्मत करती है और उनके हाथ में पवित्र जल था और वह अंदर जाते ही उस दुष्ट जादूगरनी के ऊपर उस पवित्र जल को फेंक देती हैं, जिस वजह से वह तुरंत जलकर भस्म हो जाती है। तभी तीनों परियां अंदर आती हैं और वह काजल को सही सलामत बाहर निकालकर लेकर आ जाती हैं और अपनी जादुई छड़ी भी काजल को सही सलामत देकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और काजल का साहस और हिम्मत के लिए तालियां बजाते हैं। सच में काजल, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। आज तक जो किसी ने नहीं किया वह तुमने कर दिखाया। तुमने सिर्फ हमारी जान ही नहीं बचाई, अपनी नदी को भी जादुई लाल नदी होने से बचाया है और अपने सभी गांव वासियों को प्यासा मरने से भी। किसी ने सही कहा है, छोटा सा प्रयास भी हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है, जैसे तुमने हमें निकाला। अब तुम्हारी नदी कभी लाल नहीं होगी, तुम्हें हमेशा स्वच्छ और साफ पानी देगी। तुम्हारा दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। परियां काजल को धन्यवाद कहकर परीलोक वापस चली जाती हैं और गांव वाले काजल की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, सोनपुर गांव में सिंड्रेला नाम की एक बहुत ही प्यारी हंसमुख लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आंखें और लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। लेकिन बदकिस्मती से अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के गुजर जाने के बाद सिंड्रेला के पिता ने अनुराधा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। अनुराधा की पहले से ही एक बेटी थी, किंजल। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सिंड्रेला के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। माँ और पिता के गुजर जाने के बाद अनुराधा और किंजल सिंड्रेला पर बहुत ही अत्याचार करने लगी। ए लड़की, अब से तू इस घर में नहीं रहेगी। अब से तू घर के बाहर गाय के तबेले में रहेगी, समझ गई? हाँ माँ, और इसके कपड़े और ज्वेलरी कितने अच्छे हैं। माँ, मुझे इसके सारे कपड़े चाहिए और जो ऊपर इसका बड़ा वाला कमरा है ना, उसमें अब से मैं सोऊंगी। बेटी, अब से इस मनुष्य का सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तू अब इस घर की इकलौती बेटी है, ये सिर्फ इस घर की नौकरानी है। अब से तुझे हम माँ बेटियों का सारा कहना मानना है और घर के सारे काम करने हैं, समझ गई? ठीक है माँ। इतना बोलकर सिंड्रेला फटे पुराने कपड़े पहनकर गायों के साथ तबेले में रहने चली जाती है। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहन दिन ब दिन उस पर खूब अत्याचार करते, उससे घर का सारा काम करवाते और रात को बिना खाना दिए गौशाला में
बंद कर देते। सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लग गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, पूरे राज्य में राजकुमार के द्वारा एक घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो सुनो, गांव की सभी लड़कियां ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते महल में सभा का आयोजन किया गया है। विवाह आयोग जितनी भी लड़कियां हैं सभी को महल में आमंत्रित किया गया है। सभी लड़कियों को महल में आना अनिवार्य है। उसी दिन हमारे राज्य के राजकुमार कुंवर सिंह अपने जीवन संगिनी का चुनाव करेंगे। यह सूचना पाते ही सभी खुशी से झूम उठे। वहीं किंजल ने जैसे ही ये खबर सुनी, वह भागते हुए अपनी माँ के पास जाकर सभा वाली बात बताती है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने बेटी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस राज की राजकुमारी तो तुम ही बनोगी। देखना, मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि राजकुमार तुम्हें देखता ही रह जाएगा। अब चलो, तुम्हारे लिए गाउन और सैंडल भी तो लाने हैं। हाँ माँ, चलो, फिर पार्लर भी तो जाना है, जल्दी से चलो। सिंड्रेला वही दूर खड़ी उदास मन से उनकी सारी बातें सुन रही थी। सिंड्रेला का भी सभा में जाने का बहुत ही मन था, लेकिन अपनी माँ और बहन के डर से वह कुछ नहीं बोली। इधर किंजल सभा में जाने की जोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी। उसने अपने लिए 1 लाख का सब्यसाची का गाउन बनवाया। वह हर रोज अपने उस गाउन को पहनकर शीशे के सामने खुद को निहारती रहती। हाय, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। सभा में तो मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी। राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। आखिरकार सभा वाला दिन भी आ ही गया। उसने सुबह उठते ही सबसे पहले सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी आओ। कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे गाउन को प्रेस कर दो और मेरे सैंडल को अच्छे से पॉलिश कर दो। मुझे आज सभा में जाना है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। किंजल सुबह से ही रात के सभा में जाने की तैयारियां करने लगी। किंजल अब सभा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वाह, मेरी बेटी तो आज बिल्कुल परी की तरह लग रही है। भगवान बुरी नजर से बचाए। तभी सिंड्रेला डरते डरते अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ सभा में जा सकती हूँ? उन्होंने तो गांव की सभी युवा लड़कियों को बुलाया है ना? ये सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। शकल देखी है अपनी, बढ़िया ही सभा में जाने वाली। अरे, राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं, समझी? चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ हाँ, चलो बेटा, कहीं देर ना हो जाए। और सुन नौकरानी, हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? उनके जाने के बाद सिंड्रेला घर में अकेले बैठकर खूब रोती है। आखिर मैं सभा में क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आज गांव की सभी लड़कियाँ कितनी खुशी खुशी सभा में गई है और एक मैं हूँ जो यहाँ घर में अकेली बैठी हूँ। आज मेरे माँ बाबा जिंदा होते तो मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। सिंड्रेला रो ही रही थी कि तभी कमरे में अचानक एक प्रकाश हुआ और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट हुई। प्यारी सिंड्रेला, चुप हो जाओ, उठो, मैं तुम्हें सभा में ले जाने आई हूँ। क्या सच में? पर मैं कैसे उस सभा में जा सकती हूँ? मेरे पास तो एक भी कपड़े नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला को एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल देती है। सिंड्रेला उस दिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत गाउन पहन रखा था और उसके पाँव में चमचमाती हुई लाल सैंडल थी। सिंड्रेला, अब तुम सभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम 12 बजे तक ही इस रूप में रहोगी। 12 बजे के बाद तुम फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला, अब तुम जाओ। सिंड्रेला परी का धन्यवाद कर सभा में चली जाती है। सिंड्रेला जैसे ही महल में प्रवेश करती है, सभी की नजर सिंड्रेला पर ही टिकी रहती है। सिंड्रेला पूरे सभा में सबसे सुंदर और मासूम लग रही थी। सिंड्रेला के इस बदले हुए रूप को उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ भी नहीं पहचान पाई और हैरानी से सब सिंड्रेला की तरफ ही देख रहे थे। सिंड्रेला आज वाकई सबसे प्यारी लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार कुंवर सिंह की नजर सिंड्रेला पर गई। राजकुमार को सिंड्रेला
पहली बार में ही पसंद आ गई और वो उनके पास जाकर उसे डांस करने के लिए पूछा। सिंड्रेला खुशी खुशी राजकुमार के साथ डांस करने के लिए हाँ कर देती है। डांस करते करते अचानक सिंड्रेला की नजर दीवार में टंग रही घड़ी पर जाती है। हे भगवान, परी ने तो कहा था 12 बजते ही मैं फिर से वही फटे पुराने कपड़े में आ जाऊंगी। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, तभी सिंड्रेला वहाँ से जाने लगती है। क्या हुआ सुंदरी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। लेकिन सिंड्रेला राजकुमार की कोई बात नहीं सुनती है और घर की तरफ जाने लगती है। तभी भागते हुए उसकी एक लाल सैंडल वही महल में छूट जाती है, जो सिंड्रेला के पीछे भागते वक्त राजकुमार को मिलता है। घर आकर सिंड्रेला राजकुमार के ही ख्यालों में खोई रहती है। पता नहीं अब मैं दोबारा राजकुमार से मिल भी पाऊंगी या नहीं। वो मुझे कितना रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करती। उन्होंने अगर मुझे इस हालत में देख लिया होता तो वो मुझे कभी नहीं अपनाते। ओफो, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कहाँ वो राजकुमार और कहाँ मैं एक मामूली सी नौकरानी। हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। सिंड्रेला रात की सारी बातें भूलकर अपने कामों में लग जाती है, लेकिन उसे बार बार राजकुमार का ही ख्याल आ रहा होता है। इधर राजकुमार अपने पूरे सैनिकों को उस लाल सैंडल वाली लड़की को ढूंढने में लगा देता है कि आखिर पता करो कि ये सैंडल किस लड़की का है। पता करते करते सैनिक सैंडल लेकर सिंड्रेला के घर पर भी आते हैं। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी किंजल का ही है। मैंने ही उसे ये लाल सैंडल दिलवाया था। लेकिन जब सैनिक ने उस लाल सैंडल को किंजल को पहनने को दिया तो वो उसके पैरों में बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर भी किंजल बोलती है मेरी माँ ने आपसे बिल्कुल सही कहा था, ये मेरी ही सैंडल है। देखिए मेरे पैरों में कैसे आ गया। झूठ की भी हद होती है, ये सैंडल तो तुम्हारे पैरों से भी बड़ा है। इतना बोलकर वो सैनिक वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर गौशाला में काम कर रही सिंड्रेला पर जाती है। तुम कौन हो लड़की? तुम इस सैंडल को पहन के दिखाओ। अरे सैनिक जी, इस गरीब नौकरानी को कहाँ ये सैंडल आएगी। बेचारी ने जिंदगी में सैंडल पहनना तो दूर देखा भी नहीं है, उसे रहने दीजिए। तुम चुप करो। राजकुमार का हुक्म है सभी लड़कियों को सैंडल पहनाकर चेक किया जाए, तो तुम हमें हमारा काम ना ही सिखाओ तो बेहतर है। सिंड्रेला जैसे ही उस सैंडल को पहनती है, वह सैंडल उसके पैरों में बराबर आ जाता है। क्या ये सैंडल आपका है? जी, ये मेरा ही सैंडल है। फिर सिंड्रेला को सैनिक राजकुमार के पास लेकर आता है। सिंड्रेला को देखकर राजकुमार कहते हैं, क्या तुम वही रात वाली प्यारी सी लड़की हो? तुम सभा से क्यों चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब तो तुम मिल ही गई हो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे सभा में सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की लगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर सिंड्रेला के तो खुशी के ठिकाने नहीं रहते। सिंड्रेला शर्माते हुए हाँ कर देती है और फिर बहुत ही धूमधाम से राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो जाती है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।